नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 17 अगस्त 2022 के 3 सितंबर पूछे गए जीके के यहाँ पर 20 सवाल यानी सारे जीके के सवाल मिल चुके हैं और साथ ही साथ साइंस के यहाँ पर 25 में से 23 सवाल यानी 45 में से 43 सवाल मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस एफर्ट के लिए लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। पीडीएफ फाइल अभी आपको मिलने वाली है, ऑल शिफ्ट की एक साथ टेलीग्राम चैनल पर अपडेट हो जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पर 17 अगस्त थर्ड शिफ्ट की। पहले देखेंगे साइंस के सवाल और सेक्शन वाइज है साइंस के सवाल, उसके बाद देखेंगे वैसे आपके जो सवाल पूछे गए वो मिक्स सवाल हैं, यानी एक सवाल साइंस का आ गया, दूसरा सवाल हो सकता है रीजनिंग का देखने को मिले। तो लेकिन यहाँ पर वीडियो में आपको सबसे पहले साइंस के 23 सवाल देखने को मिलेंगे, उसके बाद 20 सवाल आपके जीके के रहेंगे जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह रहता है। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं, उसको वेरीफाई किया है। तो आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल भेज सकते हो। इसके लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जैसे एग्जाम खत्म होता है वहाँ पर सवाल भेजने की आपको लिंक अपडेट हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले साइंस के कंटिन्यू करते हैं। पहला सवाल, विच एनिमल सेक्स नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड, यानी जो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ये जो सेक्स डिटरमाइन होता है ये जेनेटिकली किस में नहीं होता है। तो स्नेल में, अब स्नेल जो आप घोंगा बोलते हो, ये लिंग बदल सकते हैं। जैसे जन्मा तो वो क्या था, मेल था मान लेते हैं, और बीच में लिविंग में जब जीवन उनका चल रहा है और बीच में वो कन्वर्ट हो जाएंगे फीमेल में, यानी बीच में ही बदल देते हैं। तो उसमें लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होती है, जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होती हैं। वो है स्नेल है, पहले से ही पता नहीं होता है। जैसे मानव में होता है ना, ह्यूमन में आनुवांशिक रूप से क्रोमोसोम से XX हुआ तो फीमेल, XY हुआ तो मेल, लेकिन स्नेल के केस में ये बाद में चेंज भी कर सकते हैं। कौन सा न्यूलैंड का अष्टक का उदाहरण, सही उदाहरण कौन सा है न्यूलैंड के अष्टक नियम का। तो पीरियोडिक टेबल से इजी वाले सवाल पूछे जा रहे बार बार। आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो अपडेट है, जो कैंडिडेट ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो अभी भी मौका है। इस पे जो आने वाले फेज़ 3 हो गया या फिर फेज़ 2 के भी लास्ट में एग्जाम होने वाला है, तो डेली एक मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही है ताकि टाइम मैनेजमेंट आपका बेहतर हो सके, कम समय में ज़्यादा सवाल आप बना पाएँ और एग्जाम में कॉन्फिडेंस है वो लूज ना हो। तो उस केस में आप मॉक टेस्ट लगेगा। और जो न्यू कैंडिडेट हैं अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हो। इसमें रेलवे नहीं, आप ऐसा नहीं कि भाई 10 दिन मॉक टेस्ट है फालतू का क्यों भाई करूँ। तो रेलवे के बाद अदर जो भी सेंट्रल और स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स आएंगे, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट इसी पास में ईयरली वैलिडिटी है। टीटीजी से एक्स्ट्रा 100 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 500 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है, एग्जाम ओरिएंटेड और डैशबोर्ड पर आधारित सारे मॉक टेस्ट रहते हैं, तो आज ही आप ट्राई कर सकते हो। न्यूलैंड के अष्टक का सही उदाहरण है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, समान होंगी, लेकिन इन्होंने 56 तक एलिमेंट तक की ये प्रॉपर्टी बताई है। तो यहाँ पर जो उदाहरण में जैसे पहला और 8वां, ये लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सभी उदाहरण आप देख पा रहे हो, ये इन अष्टक नियम का है जो इस ग्रुप में है, लेकिन दो एलिमेंट के बीच में ये पहला और 8वें के बीच में आप देखेंगे ये प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी। तो ये एनसीईआरटी बुक्स के, तो एनसीईआरटी से काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। साइंस के सवाल ऐसे नहीं, थोड़े ज़्यादा लेवल के 11th के आगे 12th के वो नहीं आ रहे हैं, 10th लेवल के आपके सवाल है। 9th 10th एनसीईआरटी बुक्स आपने देखी है तो ज़रूर उनसे बाहर सवाल नहीं जाएगा, लेकिन सवाल में लैंग्वेज थोड़ी घुमा के दी जा रही है। और रिएक्शंस है, जो केमिकल रिएक्शंस है उनसे प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 3 सवाल आ रहे हैं। एक तो रिएक्शन को बैलेंस करना, और सेकंड जो रिएक्शन के प्रकार है, रेडॉक्स हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और अभिक्रियाशीलता का ये भी इजी सवाल है, आपको पूरी सीरीज पता होगी पोस्टोकोई में, एच आले हाको मसीगो, ये ट्रिक से याद रखना आपको। तो सबसे पहले आपकी पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, कैल्शियम है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा एलिमेंट है, पोटेशियम। इनमें आप देखेंगे ये सारे आ रहे हैं, तो ये AU है, गोल्ड हो गया, ठीक है। कॉपर है, ये पर यहाँ पर कॉपर है, जिंक इससे ज़्यादा जिंक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको जिंक देखने को मिल रही है अभिक्रियाशीलता। जिंक के बाद यहाँ पर कॉपर है, कॉपर के बाद आपकी मरकरी है, ठीक है, Hg, और उसके बाद यहाँ पर अभिक्रियाशीलता में आपकी, क्योंकि गोल्ड है वो अभिक्रिया नहीं करता है किसी से, इसलिए अब उनका कलर भी चेंज नहीं होता है। व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है kWh होती है। आवाज़ में आपको थोड़ा चेंज आ रहा होगा क्योंकि अभी 2 बजने के आसपास हो गए,
लगातार जो आपके लिए एफर्ट कर रहे थे, क्योंकि थर्ड शिफ्ट के जो सवाल है ना साइंस के काफ़ी घुमाए हुए सवाल पूछे गए हैं। जीके के तो ज़्यादा मिल गए थे इजीली, लेकिन साइंस के सवाल मिलने में थोड़ा टाइम लगा। व्हाट इज़ कमर्शियल यूनिट, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की है, आपके घरों में बिजली बिल आता है वो यूनिट में आता है, जो आप किलोवाट आवर के रूप में एक यूनिट होती है। 1 किलोवाट आवर आने वाले सेट में आ सकता है। 1 किलोवाट आवर यानी एक यूनिट होती है, और घरों में बिजली की खपत से इस प्रकार न्यूमेरिकल भी बन सकता है। यानी कोई 100 वाट का विद्युत बल्ब है, 1 घंटे प्रतिदिन 30 दिन में उनका क्या खर्चा आएगा। तो सबसे पहले तो आपको वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करना, तो 1000 से भाग देंगे। उसके बाद कितने घंटे बन रहे हैं, जैसे कि एक दिन बन रहे हैं तो 30, 1 घंटा बन रहा है एक दिन में, 30 दिन में 30 घंटा ऐड हो जाएगा, तो 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना, तो 3.6 गुणा 10⁶ जूल हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता पर एक सवाल था, स्टेटमेंट आधारित था। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो नॉर्थ, देखिए 2 डायरेक्शन होती है। जो चुंबक है, एक चुंबक के अंदर है वो क्षेत्र रेखाएं हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो साउथ से नॉर्थ पोल की ओर अंदर, और चुंबक के बाहर है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, ये क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर रहती है। और इनके किसी बिंदु पर खींची हुई रेखा क्षेत्र रेखा है, उस पर कोई यदि आप स्पर्श रेखा खींच देंगे, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। और ये क्षेत्र रेखाएं आपस में काटती भी नहीं है, काटेगी नहीं। और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, ज़्यादा नजदीक, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पर क्या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है। समानांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सम चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है। न्यूमेरिकल यहाँ पर हल्के फुल्के न्यूमेरिकल हैं जो कि पूछे जा रहे हैं, सभी फॉर्मूले पर आधारित हैं। उत्तल दर्पण में यदि फोकस दूरी 2 मीटर है, वस्तु यहाँ पर पोल ध्रुव है, पोल, तो पोल से 3 मीटर दूर है, तो प्रतिबिंब की दूरी, तो ये जनरल दर्पण सूत्र से है। यहाँ पर थोड़ा चिन्ह परिपाटी का भी आपको ध्यान में रखना होगा। उत्तल दर्पण में आपको, जैसे ये उत्तल दर्पण के केस में प्लस रहेगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और लेंस के केस में भी ये दर्पण फॉर्मूला है, लेंस के केस में 1/v माइनस 1/u है। v है प्रतिबिंब की दूरी, u है बिंब की दूरी जो पोल से मेजर की जाती है। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण है ना, ठीक है, उत्तल दर्पण। तो कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी क्या कहती है, जो एक्सिस के समानांतर इस डायरेक्शन में जो भी रहेगी, लेफ्ट डायरेक्शन में, वो नेगेटिव रहेगी। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, और इस डायरेक्शन में सारी पॉजिटिव मेजरमेंट आप करेंगे। तो जो बिंब रहता है वो तो लेफ्ट डायरेक्शन में, तो बिंब की दूरी है वो तो नेगेटिव रहने ही वाले, इस साइड है वो नेगेटिव है। तो 1/f। अब आपको पता होगा उत्तल दर्पण में फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, यूपी। उत्तल में पॉजिटिव है, अवतल में नेगेटिव होती है। तो 1/f के स्थान पर 1/2 करेंगे, बराबर 1/v। अब v होती है प्रतिबिंब की दूरी। जब पूछ लिया आपको उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब है वो इस डायरेक्शन में बनता है, जो कि राइट साइड वाला हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। यानी प्रतिबिंब है 1/v। आपको पूछे क्या प्रतिबिंब की दूरी, ये तो पूछ लिया है, और प्लस यहाँ पर 1/u है। अब u यानी बिंब की दूरी, बिंब की दूरी इस साइड रहने वाला, तो वो रहेगी अपने आप में, तो -1/ कितना है 3 मीटर है। अब 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, इस साइड आएगा तो 1/3, और ये हो गया 6, 3 + 2 5। तो 1/v बराबर हो जाएगा 6/5। 1/v 5/6 है, तो v बराबर 6/5। तो ये पॉजिटिव में आया, इसका मतलब कि इस साइड बन रहा है, इस साइड आपका प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, p और f के बीच में बनेगा, ये पोल और फोकस बिंदु के बीच में दर्पण के पीछे बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर 16वें ग्रुप में अधात्विक गुण जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी वो किस में सबसे अधिक है। तो 16वां ग्रुप जो ऑक्सीजन ग्रुप है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो इसमें आप देखेंगे सबसे ऊपर ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये क्या है, नॉन मेटल है, अधातुएं हैं, धातुएं नहीं हैं। तो अधात्विक गुण है, आप ऊपर से नीचे जाएंगे ग्रुप में, वो अधात्विक गुण है वो घटता है और धात्विक गुण बढ़ता है। मेटेलिक प्रॉपर्टी जरूर इंक्रीज होती है, अधात्विक घटता है। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर अधात्विक गुण आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा, और बाकी यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है, ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। और ये जो पूरा आप ग्रुप देखेंगे ऑक्सीजन वाला, इसमें शुरुआत की ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है, Sc और टेलुरियम है मेटेलॉइड्स हैं, और पोलोनियम है वो मेटल है। नेक्स्ट बार रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है, यानी एटम्स की संख्या बराबर करते हैं दोनों साइड अभिकारक और उत्पाद में,
क्योंकि वहाँ पर जो अद्रव्यमान है वो इक्वल रहना चाहिए, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए। ए मेटल नाइट्रेट जो आपको ज्ञात करना है कौन से मेटल का नाइट्रेट है। वाइट यहाँ पर प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप देता है किसी सॉल्यूशन के साथ में। तो क्या यहाँ पर पूरा एग्जैक्ट सवाल ये नहीं मिला है, तो कुछ स्टूडेंट ने बताया कि यहाँ पर कुछ इस टाइप से सवाल था, प्रक्षेपण रिएक्शन था, जो अवक्षेपण रिएक्शन था वो ये होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या बनता है, एक तरीके से अवक्षेप के रूप में रहेगा। और कौन सा नाइट्रेट है मेटल का, तो AgNO3 है, जिसकी रिएक्शन KBr से होगी तो AgBr और KNO3 बनने वाला है। अगला सवाल है फ्लेमिंग राइट हैंड नियम का उपयोग किस में किया जाता है। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम का उपयोग है ये दोस्तों किया जाता है जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियम का उपयोग किया जाता है मोटर्स में होता है, जो विद्युत मोटर है उसमें लेफ्ट हैंड का, जनरेटर में होता है राइट हैंड का। और विद्युत मोटर में क्या ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर कौन सा गर्भ निरोधक गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस को बढ़ाता है। फेगोसाइटोसिस का मतलब है एक तरीके से स्पर्म को किल कर देना, ठीक है, स्पर्मिसाइड, स्पर्म को किल करना फेगोसाइटोसिस हो जाएगा। तो कौन सा गर्भ निरोधक है वो गर्भाशय के भीतर यूट्रस के भीतर कर रहा है, तो वो IUD होगा, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस हो जाएगा, जो ज़्यादा सेफ होते हैं गर्भ निरोधक के रूप में। और IUD भी 2-3 प्रकार के होते हैं, एक हार्मोनल होता है और बाकी नॉन मेडिकेटेड IUD है, जिसमें लिप्स लूप और हार्मोन में रिलीजिंग IUD जो प्रोजेस्टेट्स हो जाएगा LNG-20 है। और कॉपर रिलीजिंग IUD है, कॉपर T है, Cu7 है, और ये सभी कॉपर रिलीजिंग IUD हैं, ये किसके अंतर्गत आ जाती है, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस के अंतर्गत। नेक्स्ट सवाल थर्मल रेजिस्टेंस है वो किस पर निर्भर करता है। तो तापीय जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है, थर्मल रेजिस्टेंस है। ये भी जो प्रतिरोध होता है ना, R बराबर रो L/A होता है, यहाँ पर भी L/KA होगा। थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कंडक्टर चालक की लंबाई और उसका क्रॉस सेक्शन के एरिया पर डिपेंड करता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग आपको पूछा है, तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग एक तो ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इसके रूप में उद्योग में उपयोग किया जाता है। सेकेंड, पानी को जर्म्स कीटाणु रहित बनाने के लिए, और कपड़ा उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है विरंजन एजेंट के रूप में। इसका फॉर्मूला CaOCl2। उत्तल लेंस है जो कॉन्वेक्स लेंस है, इससे संबंधित गलत स्टेटमेंट आपको पूछा है। तो उत्तल लेंस की बात करें तो ये आप अभिसारी लेंस से कह सकते हो, क्योंकि ये क्या करता है, उत्तल लेंस जो समानांतर प्रकाश किरण है वो एक बिंदु पर फोकस करेगा, अभिसरित करेगा, तो ये अभिसारी लेंस है। इसलिए तो जो कागज़ है ना, आप उत्तल लेंस रखेंगे, जब प्रकाश की किरणें इस पे पड़ेगी और कागज़ है आगे, तो एक ही पॉइंट पर ज़्यादा प्रकाश यहाँ पर तीव्रता रहेगी, तो वो कागज़ जल जाएगा इसी के उत्तल लेंस से। और इसकी फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव रहती है, उत्तल लेंस की क्या रहती है, पॉजिटिव फोकल लेंथ रहती है। अगला सवाल है बैलेंसिंग द गिवन केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल इक्वेशन आपको दे रखी थी, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये उत्पाद के रूप में बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाते हैं, तो ये इसकी सही बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। What substances are reabsorbed in नेफ्रॉन, किडनी नेफ्रॉन में कौन से पदार्थ पुनः अवशोषित होते हैं, तो ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, NaCl है, अन्य जो लवण है वो यहाँ पर पुनः अवशोषित हो जाते हैं। अगला सवाल विच प्रोसेस टेक प्लेस इन गार्ड सेल, यानी जो रक्षक कोशिकाएं हैं वो उसमें क्या होता है, वो क्या कंट्रोल करती हैं। तो रंध्र है जो स्टोमेटा है, रंध्र को खोलकर, रंध्र वाष्पोत्सर्जन में काम आता है, तो ये रंध्र को खोलकर और बंद करके वाष्पोत्सर्जन की दर को कंट्रोल करती है रक्षक कोशिकाएं। अगला सवाल इफ द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन सरफेस नॉर्मली देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज हाउ मेनी डिग्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसमें आपको जानना होगा डेफिनेशन। यदि आपको जनरल कंसेप्ट भी पता है ना, इजीली इस टाइप से सवाल कर सकते हो, वरना ये गलत हो जाएगा। कोई एक सरफेस मान लेता हूँ, ये सरफेस है, और सरफेस पर अब आपको पता होना चाहिए आपतन कोण और परावर्तन कोण होता क्या है। तो याद रखिएगा आपतन कोण और परावर्तन कोण किसके साथ बनता है, सरफेस के साथ थोड़ा ही बनता है। सरफेस पे जो नॉर्मल रहेगा, यानी लंबवत जो 90 डिग्री एंगल पर नॉर्मल रहता है, अभिलंब रहता है, तो इस नॉर्मल के साथ जो किरण एंगल बनाती है वो उसका आपतन कोण है। जैसे यहाँ पर कोई आपतित किरण आई है,
तो सरफेस के साथ कितना एंगल बनाती हैं, ये वाला एंगल कोई डिपेंड नहीं करता है, एंगल डिपेंड करता है ये वाला जो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना है वो इसका आपतन कोण, और यहाँ से जो परावर्तित होती हैं, याद रखिएगा समतल दर्पण के केस में आपतन कोण और परावर्तन कोण इक्वल रहेगा, तो साइन आई बटा बराबर साइन आर जो करते हो आप, तो ये अभिलंब के साथ एंगल होता है आपतन और अपरावर्तन कोण। यहाँ पर ये समतल दर्पण हो गया। तो अगर किरण दर्पण के सवाल में पूछा है, किरण है ना रे, वो दर्पण के अभिलंब पर आपतित होती है। अब दर्पण का अभिलंब जो नॉर्मल है इस पर किरण आ रही, किरण आ ही रही है यहाँ पर नॉर्मल पर आ रही है, तो कोण 0 डिग्री बनाएगी आपतन, और जो आपतन कोण है वही परावर्तन कोण है तो वो भी 0 डिग्री है। तो नॉर्मल पर आपतित किरण हो रही है, जब अभिलंब पर ही किरण आ रही है तो वो कोण अभिलंब के साथ 0 हो गया, इस केस में 0 डिग्री परावर्तन कोण हो जाएगा। ये कंसेप्ट है। श्वसन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है, तो श्वसन में रेस्पिरेशन हो गया, तो यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया नहीं होती, तो ये विकल्प दे रखे थे, आप कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक न्यूमेरिकल का सवाल और पूछा गया है साइंस का, जो था रो आर बराबर प्रतिरोध का था रो एल अपॉन ए है। तो ये सवाल पूरा मिला नहीं एग्जैक्ट क्या था, इनमें कुछ वैल्यू दे रखी थी, जैसे लंबाई है या फिर प्रतिरोध किसी में कोई भी चालक तार रही होगी, उसमें लंबाई को आधा कर रहे हैं या फिर 4 भाग कर रहे हैं, उस लंबाई को समान भागों में कितने भागों में विभक्त किया गया, वो एग्जैक्ट सवाल मिला नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बताना। जो समुद्र का पानी है वो नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाशीय घटना है, स्कैटरिंग है, प्रकीर्णन के कारण। विच ऑफ द सेल्स कैन चेंज इट्स शेप, कौन सी कोशिका है अपना आकार बदल देती है, WBC है, WBC ल्यूकोसाइट बोलते हैं, वो अपना आकार बदल जाती है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर जो कंटिन्यू कर रहे हैं जीके के, उपनिषद में उप का अर्थ होता है निकट, समीप आ जाए, निकट रहकर व्यवधान रहित जो ज्ञान प्राप्त करें वही उपनिषद। रेयर डिजीज डे मनाते हैं 28 फरवरी को, बहुत दुर्लभ डिजीज 28 फरवरी को मनाया जाता है, और 2022 में रेयर डिजीज डे की थीम है शेयर और कलर्स। देश के अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, इनका कार्यकाल 1 वर्ष है, वो बढ़ाया गया था, कब बढ़ाया गया था, तो ये जून 2021 में बढ़ाया गया था, इनकी नियुक्ति 1 जुलाई 2017 को हुई है, और 30 जून 2022 को इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया 3 महीने के लिए। नेक्स्ट वाला, इनमें कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है, प्रत्यक्ष कर इनमें से कौन सा नहीं है, एक्साइज है वो इनडायरेक्ट है, बाकी इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स ये सभी डायरेक्ट है। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन में दी गई है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इसमें दी गई है, और जो 24 अप्रैल 1993 को ये 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आरबीआई ने मार्च 2022 में किस बैंक पर नया अकाउंट खोलने पर प्रतिबंध लगाया है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर नया अकाउंट अभी फिलहाल ओपन नहीं कर सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना कब हुई है, तो इनकॉर्पोरेशन तो इसका हुआ है 1973 में, और सेल जो कंपनी के रूप में स्थापित हुई है वो 1954 में। जब कंपनी बड़ी हो जाती तो कॉर्पोरेशन बन जाता है, तो वही कॉर्पोरेशन है वो 24 जनवरी 1973 को हुआ है, और कंपनी के रूप में 1954। अध्यक्ष सोमा मंडल है वर्तमान में। 2011 की जनगणना के अनुसार 8.3% कौन सी भाषा है वो मातृभाषा के रूप में बोली जाती है, तो सर्वाधिक भाषा हिंदी, उसके बाद बांग्ला 8.3% है, हिंदी 43.63% बोली जाती है, मराठी है 7.09% और तेलुगु 6.93% बोली जाती है। तो ये सही क्रम है मातृभाषाओं के रूप में, प्रथम स्थान पर हिंदी, दूसरे पर बांग्ला, तीसरे पर मराठी, चौथे पर तेलुगु, और संस्कृत है जो टोटल 22 है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, अनुसूचित भाषा है, उनमें सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है, और अनुसूचित भाषाओं में से सबसे अधिक, गैर अनुसूचित भाषाओं में से सबसे अधिक बोली जाने वाली है वो भीली है। नेक्स्ट वाला, आम्र वर्षा कब होती है, आम्र वर्षा है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। भारत में अप्रैल और मई माह में जो मानसून पूर्व वर्षा होती है ना वही आम्र वर्षा है। ये वर्षा ज़्यादातर पूछा जाता कहाँ पर होती है, केरला में होती है, पश्चिमी तट पर। 2021 में जो इंटरनेशनल ओलंपियाड हुआ है IOAA 14वां इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इसमें भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते, तो भारत ने टोटल 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत के 5 जो प्रतिभागी गए थे जिसमें 4 ने गोल्ड, 1 ने सिल्वर पदक जीता है, और भारत ने यहाँ पर फर्स्ट रैंक हासिल की है। 2 अन्य देश थाईलैंड और रशिया के साथ पदक तालिका में। बाबा सोहन सिंह भाकना किस पार्टी के अध्यक्ष, गद्दर पार्टी 1913 में जो स्थापित हुई ना उनके ये अध्यक्ष थे। पद्मश्री अवार्ड 2022 किस पैराशूटर को दिया गया, पद्मश्री
पैराशूटर 2022 जो अवार्ड दिया गया है इनको, ये है अवनी लेखरा है। 2020 में इन्होंने समर पैरा ओलंपिक में गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में गोल्ड जीता था। अब जब 2022 के पद्म अवार्ड की बात हुई है तो पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये तीनों ही अवार्ड हैं। ज़रूर याद रखना, आने वाले सेट में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसको पद्म विभूषण नहीं मिला है, या फिर मिला है तो किस क्षेत्र में, कहाँ से हैं, थोड़ा इनको आप ज़रूर नोट कीजिएगा। 2022 में 4 जनों को पद्म विभूषण दिया गया है, 17 को पद्म भूषण और 107 को पद्मश्री दिया गया है। पद्म विभूषण तो इजी रहेगा आपके लिए, 4 ही जने हैं, प्रभाव अत्रे कला महाराष्ट्र, और बाकी जो दिए गए हैं उनमें से जो काफ़ी बार विदेशी से पूछ लिया जाता है, या फिर चिकित्सा वाला जो ज़्यादा चल रहा है वहाँ से पूछा जाता है, शिक्षा से, ये थोड़ा ध्यान रखना। राधेश्याम खेमका मरणोपरांत है, साहित्य और शिक्षा उत्तर प्रदेश से है। जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत सिविल सेवा उत्तराखंड से। कल्याण सिंह मरणोपरांत लोक ये हैं उत्तर प्रदेश से। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पैरा शूटिंग में किसे दिया गया है, तो मनीष नरवाल को दिया गया है। पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के स्थान पर जो नाम चेंज हुआ है तो 2021 में विजेता है। फर्स्ट शिफ्ट में मैंने बताया था जिसमें पूछा गया था कब ये नाम चेंज हुआ, 2021 में हुआ है। तो 2021 में विजेता है, किस स्पोर्ट से है, तो नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, रवि कुमार दया फ्री स्टाइल रेसलिंग, लवलीना बोरगेन बॉक्सिंग, PR श्रीजेश, अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत है बैडमिंटन, कृष्णा नागर है पैरा बैडमिंटन, ये सभी विजेता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के। किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम प्रशिक्षालय लॉन्च किया है? प्रशिक्षालय यानी पड़ोसी पश्चिम बंगाल ने ओपन एयर क्लासरूम है वो प्राइमरी और प्री प्राइमरी वाले छात्रों के लिए खुले में विद्यालय यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ICTZ यानी इंटरनेशनल जो कन्वर्जेंस जोन है, तो रेनी सीजन के बाद इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, ICTZ की। अब आपको बताऊं ITCZ है यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये है ITCZ होगा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन है जैसे कि नॉर्थन हेमीस्फीयर में ये क्या करता है, सूर्य की डायरेक्शन को फॉलो करता है। तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों में ये उत्तर की ओर रहेगा और सर्दियों में दक्षिण की ओर बढ़ता है ITCZ। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको पूछा है शॉर्ट रेनी सीजन है, आफ्टर रेनी सीजन। रेनी सीजन के बाद क्या होगा आपको पता है, सर्दियाँ आ जाएगी। तो सर्दियों में ये क्या दक्षिण की ओर बढ़ता है, तो आप साउथ कर देंगे, इजी सवाल। नेक्स्ट सवाल, विच डेट रिकॉग्नाइज्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये इस प्रकार से आपकी इजी सवाल था। 26 जनवरी हो जाएगी ये विकल्प के अकॉर्डिंग, जो लागू हुआ है प्रभावी रूप से, पारित हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। गोशीखुर्द इरिगेशन प्रोजेक्ट किस राज्य का है, महाराष्ट्र का। इसका अन्य नाम क्या है, इंदिरा सागर सिंचाई परियोजना। महाराष्ट्र में गोदावरी बेसिन में ये वैनगंगा नदी पर भंडारा जिले में की प्रमुख सिंचाई परियोजना है, और ये परियोजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1984 के दौरान राजीव गांधी उस समय PM थे, उनके द्वारा शुरू की गई। संघीय मतदान प्रणाली किसके अंतर्गत आती है, संघीय मतदान प्रणाली इस टाइप से पूछा है, जो वोट देते हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, उनको वोट कर देते हैं, इलेक्ट करते हैं। ये क्या किस प्रकार का है अधिकार, तो ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, ये संवैधानिक अधिकार अपन को दिया गया है, जो आर्टिकल 326 में 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक वोट कर सकता है, वोटिंग में भाग। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरुद्ध प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, सरदार सरोवर बांध है इसकी ऊंचाई बढ़ाने के विरुद्ध जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो ऊंचाई ज़्यादा होने पर उनके नज़दीक गांव है ना वो जलमग्न हो गए हैं, जिनके चलते लोग विस्थापित हो रहे हैं, पुनर्वास हो रहा है। इसलिए यहाँ पर एक आंदोलन भी था 1989 में, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, मेधा पाटकर के नेतृत्व में किया गया था, उनको अवार्ड भी मिला था। और तो ये है सरदार सरोवर बांध को ऊंचाई बढ़ाने में आंदोलन। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार कितना योगदान कर रही है, तो आप यदि 100 रुपये ऐड कर रहे हैं तो केंद्र सरकार अपनी तरफ से ऐड करेगी 100 रुपये, तो 50% आपकी राशि और 50% केंद्र सरकार की, तो 50% योगदान है। अब यहाँ पर जो ये योजना है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना है, ये कब किस आयु वर्ग में आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो 18 से 40 वर्ष की आयु में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। और फिर आपकी 60 वर्ष की जब आयु हो जाएगी उसके बाद आपको 3000 रुपये की पेंशन धनराशि हर महीने मिलेगी, तो वो आपके इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड है। 18 साल की आयु के श्रमयोगियों को प्रति माह यहाँ पर 55 रुपये की धनराशि प्रीमियम जमा कराना, तो 55 गवर्नमेंट जमा करेगी। और 29 साल के हो गए तो 100 रुपये प्रीमियम है, 40 साल के आयु के हो गए तो 200 रुपये प्रीमियम आपको देना पड़ेगा 60 वर्ष तक।
तो ये आयु सीमा है 60 वर्ष आयु के पश्चात ही आपको ये मिलने वाला है इसका लाभ। तो ये जो असंगठित क्षेत्र के कामगार श्रमिक हैं, इनकी जिनकी आय 15,000 रुपये से कम है वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 1 फरवरी 2019 की योजना है। तो वीडियो काफ़ी डिले हो गया है, फिलहाल इसको अपलोड करते हैं। पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ PDF भी मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पर। तो अभी तो मैं मॉर्निंग में करने वाला हूँ अपडेट, आप थोड़ा धैर्य रखना। और जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर सकते हो, TTGK से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। धन्यवाद।